ने आहान से सवाल करते हुए कहा। आहान, तुम्हें बेबी गर्ल पसंद है या बेबी बॉय? ये सुनकर आहान ने शनाया की तरफ देखा और एक स्माइल के साथ उससे कहा, अगर ये बेबी आपका है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की है या लड़का, मुझे पसंद है। आहान के इस जवाब को जानने के बाद शनाया के पेट में तितलियां उड़ने लगी। शनाया ने कुछ सोचा और मन ही मन में बोली, क्या आहान जानता है कि वो कितने अच्छे से फ्लर्ट कर लेता है? ओह गॉड, मेरे तो गाल लाल हुए जा रहे हैं। आज तो मैं आहान से बात करके ही रहूंगी। शनाया ने अपना मन पक्का कर लिया। उसने फिर कार ड्राइव कर रहे आहान से सवाल करते हुए कहा, तो फिर क्यों ना हम दोनों? मगर इससे पहले कि शनाया अपनी बात पूरी कर पाती, एक जोर की आवाज आई। आहान ने तुरंत कार का ब्रेक दबा दिया था। एकदम से कार को रोकने की वजह से जोर की आवाज गूंजी। शनाया ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। आहान का भी हाथ खुद ब खुद शनाया के आगे किसी शील्ड की तरह बढ़ गया। शनाया ने आंखें खोली तो देखा कि आगे एक मिडिल एज्ड औरत सड़क पर गिरी हुई थी। वो तो अच्छा था कि आहान का ध्यान रास्ते पर ही था, वरना शायद उस औरत को लग जाती। आहान ने परेशान होकर शनाया से सवाल किया, शनाया, क्या आप ठीक हैं? शनाया बहुत घबराई हुई थी, मगर जब उसने आहान के हाथ को अपने सामने पाया तो वो बेफिक्र हो गई। उसने आहान से कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये सामने कौन है? क्या उन्हें हमारी वजह से कोई चोट आई हुई है? अपने सामने के इस सीन को देखकर आहान थोड़ा सस्पिशियस हो गया। उसने इस सिचुएशन को फिगर आउट करते हुए मन ही मन में कहा, यहाँ पर कोई क्रॉसिंग नहीं है और आसपास कोई कार भी खड़ी नहीं है। ये औरत कहीं बीच में से रास्ते में आई है और कार के रुकने के बाद भी वहां से हटने का नाम नहीं ले रही। इस सब का मतलब ये हमें फंसाकर हम पर झूठा इल्जाम लगाना चाहती है। नाइस ट्राई। ये सोचते हुए आहान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसका जजमेंट कभी भी गलत नहीं हो सकता था। आहान ने अपनी कार का इग्निशन शुरू किया और इस तरह कार को एक्सीलरेट करने लगा। आहान ने एक नजर शनाया की तरफ देखा और अपनी वाइफ से कहा, शनाया, अच्छे से बैठिए, अगर कुछ लगे तो मेरा हाथ पकड़ लीजिएगा। शनाया ने तुरंत हामी तो भर दी, लेकिन फिर वो कंफ्यूज हो गई। शनाया ने आंखों में सवाल लेकर आहान की तरफ देखकर कहा, तुम क्या कर रहे हो? इससे पहले वो अपना सवाल पूरा कर पाती, आहान ने कार को तेजी से आगे बढ़ा दिया। अगले ही पल शनाया घबरा गई। शनाया ने घबराकर आहान का हाथ पकड़ लिया और एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। वो मिडिल एज्ड औरत भी घबरा गई और इतनी तेजी से खड़ी होकर वहां से हट गई कि कोई भी ये नहीं कह सकता था कि कुछ देर पहले इसी कार की वजह से उसे चोट लगी थी। जब वो मिडिल एज्ड औरत कार के सामने से हटने से बस एक ही कदम दूर थी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसी पल आहान ने अपनी कार को रोक लिया। आहान एक बहुत ही स्किलफुल ड्राइवर था। शुरुआत से ही उस मिडिल एज्ड औरत को चोट पहुंचाने का आहान का कोई इरादा नहीं था, मगर वो इस बात की तसल्ली करना चाहता था कि इंजरी होने का बहाना बनाकर वो आहान और शनाया से पैसे ऐंठना, यही उस मिडिल एज्ड औरत का इरादा था। दूसरी तरफ भले ही उस मिडिल एज्ड औरत को कोई चोट नहीं लगी थी, मगर घबराहट के मारे उस मिडिल एज्ड औरत के माथे पर ठंडे पसीने की एक परत उभर आई थी। कार के अंदर बैठी शनाया को जब इस बात का एहसास हुआ कि कार रुक गई थी, उसने अपनी आंखें खोली। जैसे ही शनाया ने देखा कि सामने कौन खड़ा था, वो हैरान रह गई। शनाया ने शॉक्ड होकर जोर से कहा, सीमा बुआ जी? शनाया को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सीमा बुआ जी का नाम सुनकर आहान की आंखें भी शार्प हो गई। आहान और शनाया दोनों ये जानकर एक ही वक्त पर हैरान और परेशान दोनों थे। आहान ने सीमा बुआ जी की हिस्ट्री को याद करते हुए मन ही मन में कहा, सीमा बुआ जी को मैंने आखिरी बार 2 साल पहले देखा था। तब वो अपने बेटे को लेकर हमारे घर आई थी और उसकी शादी के लिए मॉम से 10 लाख रुपए मांग रही थी। मॉम ने जब उन्हें मना कर दिया तो उन्होंने बहुत तमाशा किया, हल्ला मचाया और वहां से चली गई। यहाँ तक कि जाते हुए वो शनाया का पर्स और कुछ गहने भी चुरा कर ले गई थी। उस दिन के बाद मैं उन्हें आज पहली बार देख रहा हूँ। आहान को सीमा बुआ जी खास पसंद नहीं थी, क्योंकि उनकी उस हरकत की वजह से शनाया बहुत परेशान हो गई थी। वो सिर्फ पैसे और ज्वेलरी ही नहीं, शनाया के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पासपोर्ट और एटीएम कार्ड भी ले गई थी। सीमा बुआ जी ने भी देखा कि ड्राइवर सीट पर गिल परिवार का निकम्मा घर जमाई आहान बैठा था। ये देखकर वो गुस्सा हो गई।
एक ही पल के अंदर सीमा बुआ जी के चेहरे पर छाया हुआ डर नफरत में बदल गया। वो गुस्से से चलते हुए आहान की साइड की विंडो की तरफ आई और उन्होंने आहान की खिड़की पर जोर जोर से हाथ मारना शुरू किया। आहान ने उनके तरफ एक गुस्सैल नजर से देखा और खिड़की का शीशा नीचे कर दिया। विंडो का कांच नीचे होते ही सीमा बुआ जी आहान पर बरस पड़ी। बेशरम निकम्मे, एक घर जमाई होने के बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अभी अगर मेरी जान चली जाती तो क्या तुम जिम्मेदारी लेते? तुम तो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगे हो। महंगी कार के हाथ में आ गई, तुम्हारे तो रंग ही बदल गए हैं। अभी तो मैं मर ही गई थी। सीमा बुआ जी ने आहान को खरी खोटी सुनाते हुए कहा। आहान को वैसे भी इस ड्रामे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मगर शनाया ने आहान की तरफदारी करते हुए कहा, सीमा बुआ जी, आप पहले हमारे कार के सामने आकर रुकी थी, और हाँ, वो भी जानबूझकर। क्या तब आपको अपनी जान की फिक्र नहीं थी? अब अपनी भतीजी की ऐसी बातें सुनने के बाद तो सीमा बुआ जी के तेवर ही बदल गए। वो गुस्से से शनाया को घूरने लगी और सीमा बुआ जी ने शनाया से कहा, ना समझ लड़की, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्या मतलब कि मैं जानबूझकर बीच में आई थी? मैं तो रास्ते के साइड से आराम से चल रही थी। ये बात तो साफ है कि तुम्हारे इस निकम्मे पति ने मेरी जान लेने की कोशिश की है। मुझे चक्कर आ गए और मैं गिर गई, लेकिन मेरी मदद करने के बजाय इस आहान ने कार नहीं रोकी, बल्कि और तेजी से चलाने लगा। अगर मैंने अपना दिमाग न चलाया होता और वहाँ से ना हटी होती तो आज तो मैं भगवान को प्यारी हो जाती, और तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। सीमा बुआ जी ने अपनी ये बात बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कही थी। अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर वो ऐसी लग रही थी मानो आज वो झगड़ा करने की तैयारी से ही आई थी। आहान ये सारा नाटक देखने के मूड में नहीं था और सीमा बुआ जी की बातें सुनने के बाद तो वो और भी ज्यादा इरिटेट हो गया। उसने धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा, आपके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। आहान ने तो बस खुद से ही कहा था, लेकिन फिर भी सीमा बुआ जी ने ये बात सुन ली और चिढ़कर आहान से कहा, तुमने क्या कहा? तुम तो कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ गए हो। मैं बता रही हूँ कि अगर तुमने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अगर शेखर भैया और यामिनी भाभी को तुम्हारे ऐसे बर्ताव का मैंने बता दिया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, घर से निकाल देंगे। जब शनाया ने आहान के अगेंस्ट ऐसी बात सुनी तो वो गुस्सा हो गई। शनाया अपनी सीमा बुआ जी से कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन आहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे शांत होने का इशारा कर दिया। तभी आहान, शनाया और कार के बाहर खड़ी सीमा बुआ जी ने खड़ी आवाज सुनी, माँ, क्या आप ठीक है? कहीं किसी ने आपको तंग तो नहीं किया? सभी की नजर सामने से कार की तरफ आ रहे एक लड़के पर पड़ी। उस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सारा दिन जिम में ही गुजारता था। उस बॉडी बिल्डर जैसे दिखने वाले लड़के को देखते ही सीमा बुआ जी की जान में जान आ गई। उन्होंने उस लड़के की तरफ देखकर कहा, रतन, मेरे बच्चे, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। रतन को देखने के बाद आहान और शनाया ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट ने जगह बना ली थी। रतन सीमा बुआ जी का बेटा था। इस लड़के की उम्र 30 पार कर चुकी थी, मगर फिर भी ना ये कुछ कमाता था और ना ही इसके पास कोई जॉब थी। रतन की इमेज कुछ खास नहीं थी। वो दिन भर अपने कुछ निठल्ले दोस्तों के साथ मिलकर किसी न किसी को फंसाकर उनसे जबरदस्ती पैसे ले लेता था और वापस करने का नाम भी नहीं लेता था। इस वक्त रतन के हाथ में एक लोहे का रॉड था। अपने दूसरे हाथ पर उस रॉड को मारते हुए रतन ने आहान को घूर कर देखा और अपनी माँ से सवाल करते हुए कहा, क्या ये कमीना आपको परेशान कर रहा है माँ? अगले ही पल रतन का ध्यान आहान की तरफ गया और उसने सवालिया नजरों से कहा, क्या ये शेखर मामा जी और यामिनी मामी का निकम्मा घर जमाई है? अपने बेटे के इस सवाल का जवाब देते हुए सीमा बुआ जी ने रोने का दिखावा करते हुए कहा, हाँ रतन, ये वही निकम्मा है। पता है, तुम्हारे आने से पहले इस आहान के बच्चे ने मुझ पर अपनी कार चढ़ा दी थी, और फिर जब मैंने इससे हिसाब मांगना चाहा तो कह रहा था कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। वो तो अच्छा हो गया कि तुम आ गए, वरना मुझे डर है कि ये लड़का तो आज मेरी जान ही ले लेता। सीमा बुआ जी अपनी बात इतने दर्द से कह रही थी कि जैसे उन पर कोई बहुत बड़ी ज्यादती हुई थी। अगर आहान और शनाया खुद सामने नहीं होते तो उस परफॉर्मेंस को देखकर खुद भी सीमा बुआ जी पर यकीन कर लेते। तो रतन तो फिर भी उनका बेटा था। अपनी माँ को किसी की वजह से तकलीफ हुई थी, ये जानने के बाद रतन के चेहरे का तो रंग ही काला पड़ गया। उसने आहान की तरफ देखकर उससे सवाल करते हुए कहा, तुम्हारे किस हाथ ने मेरी माँ को चोट पहुँचाने की कोशिश की? आहान को रतन के इस खतरनाक अंदाज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन शनाया ने रतन को जवाब देते हुए कहा, रतन,
आहान ने सीमा बुआ जी को कोई चोट नहीं पहुंचाई है और इसमें हमारी नहीं सीमा बुआ जी की ही गलती है। इस पॉइंट पर शनाया बहुत गुस्सा हो गई थी, लेकिन रतन को शनाया के गुस्से से क्या डर लग सकता था। उसने शनाया का मुंह बंद करते हुए कहा, तुम अपना मुंह बंद रखो, धोखेबाज लड़की हो तुम। अब आहान को इस मामले में इंटरेस्ट आ गया। उसने रतन से इम्पल्सिव होकर पूछा, तुमने किसे धोखेबाज कहा? आहान के सवाल के जवाब में सीमा बुआ जी ने कहा, क्या मेरे बेटे रतन ने कुछ गलत कहा है क्या? ये लड़की धोखेबाज नहीं है तो और क्या है? उसने अपनी बुआ और अपने भाई का साथ देने की बजाय तुम्हारे जैसे कचरे के डब्बे का साथ देना सही समझा। हम दोनों उसके खून के रिश्तेदार, हमारे सामने तुम जैसे दो कौड़ी के इंसान को चुना है शनाया ने। ये बात सुनने के बाद आहान के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। वो ये देखकर हैरान था कि लोग किस गलतफहमी में जी रहे थे कि वो शनाया के रिश्तेदार थे। वो रिश्तेदार जो शनाया के पापा को एक बार हॉस्पिटल में देखने भी नहीं आए थे। लेकिन शनाया के सामने कोई आहान को दो कौड़ी का इंसान कैसे कह सकता था? शनाया ने आहान की तरफदारी करते हुए कहा, वो पति है मेरा, अपना मुंह संभाल कर बात कीजिए। और आप मेरी रिश्तेदार कब से हो गई? खून के रिश्तों से अगर दुनिया चलने लगती तो आप जैसे लोगों को अपने ही परिवार में चोरी करने की जरूरत ना पड़ती। क्या शनाया के इस ताने से ये बहस बिगड़ने वाली थी? सीमा बुआ जी अब आगे क्या करने वाली है? आहान इस सबसे शनाया को कैसे बाहर निकालेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। शनाया के सामने कोई आहान को दो कौड़ी का इंसान कैसे कह सकता था? शनाया ने आहान की तरफदारी करते हुए कहा, वो पति है मेरा, अपना मुंह संभाल कर बात कीजिए। और आप मेरी रिश्तेदार कब से हो गई? खून के रिश्तों से अगर दुनिया चलने लगती तो आप जैसे लोगों को अपने ही परिवार में चोरी करने की जरूरत ना पड़ती। इस पॉइंट पर शनाया अपनी नई कार से नीचे उतरकर सीमा बुआ जी के सामने आकर खड़ी हो गई। शनाया की बात सुनने के बाद सीमा बुआ जी का चेहरा जम गया। उन्होंने शनाया से कहा, शनाया, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम इतनी मुंहफट कैसे हो गई? क्या तुम्हारा ये निकम्मा घर जमाई पति तुम्हें बड़ों के मुंह लगना सिखा रहा है? शनाया, इससे पहले कि तुम अपने सारे संस्कार और परवरिश छोड़ दो, अपने इस नकारे पति को ही छोड़ दो। अब शनाया का पेशेंस जवाब दे गया और उसने सीमा बुआ जी से कहा, संस्कार तो चोरी करने में भी नहीं नजर आते। अब सीमा बुआ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उन्होंने अपने बेटे रतन की तरफ देखकर कहा, रतन, लगता है कि यामिनी भाभी ने अपनी बेटी को कुछ भी नहीं सिखाया है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर उसकी माँ ने कुछ नहीं किया तो उसकी बुआ जी उसे अच्छा बर्ताव सिखाएगी। रतन बेटा, जाओ और इस नालायक लड़की को मेरी तरफ से 2-3 थप्पड़ लगा दो। अपनी माँ की बात मानते हुए रतन शनाया की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया। रतन शनाया को थप्पड़ मारने वाला था कि शनाया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल एक जोर की आवाज आई। इस आवाज को सुनकर कोई भी बता सकता था कि किसी ने एक जोर की थप्पड़ मारी थी, मगर शनाया को एहसास हुआ कि ये थप्पड़ उसके मुंह पर तो नहीं पड़ा था। जब उसने क्यूरियोसिटी से अपनी आंखें खोली तो शनाया को एक जानी पहचानी सी ब्रॉड पीठ दिखी। ये पीठ आहान की थी। शनाया आहान का हाथ पकड़कर उसे देखने लगी, मगर आहान हमेशा की तरह नॉर्मल लग रहा था। ये थप्पड़ आहान को नहीं बल्कि रतन को पड़ा था। शनाया ने जब सामने खड़े रतन को देखा तो वो हैरान रह गई। हट्टा कट्टा रतन इस वक्त अपना दंदनारा कान पकड़कर खड़ा था और उसका गाल लाल हो गया था। ये देखकर शनाया को अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सीमा बुआ जी भागकर रतन के पास गई और उसे कंफर्ट करने लगी। कुछ देर तक तो रतन कुछ सुन ही नहीं पा रहा था। सीमा बुआ जी को एक ही वक्त पर आहान पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था और अपने बेटे रतन के लिए बुरा भी लग रहा था। उन्होंने अपने बेटे की ऐसी हालत को देखकर मन ही मन में कहा, एकदम से इस कचरे के डिब्बे में इतना कॉन्फिडेंस और इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? सीमा बुआ जी ने फिर आहान को घूर कर देखा और उससे कहा, आहान, तुमने मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? मगर इससे पहले कि आहान या शनाया कुछ कह पाते, रतन ने अपने कान से हाथ हटाया और अपने दूसरे हाथ में पकड़े हुए रॉड को ऊपर उठा लिया। रतन की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो बड़े बड़े कदमों के साथ आहान की तरफ बढ़ गया। शनाया ने जब ये देखा तो डर के मारे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, लेकिन शनाया ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल किया
और आहान का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचने लगी। वो अपने हस्बैंड को चोट पहुंचते हुए नहीं देखना चाहती थी। पीछे हटने की बजाय आहान ने 2 कदम आगे बढ़ा दिए थे। रतन ने बहुत जोर से उस लोहे के रॉड से आहान के सर की तरफ अटैक किया। इतना जोर का वार होने के बावजूद भी आहान ने एक ही हाथ से उस लोहे के रॉड को पकड़ लिया। ये देखकर रतन ने अपना दूसरा हाथ भी ऊपर उठाया और लोहे के रॉड को प्रेशर से आहान पर हावी करने की कोशिश करने लगा। लेकिन ना वो खुद हिल पा रहा था और ना ही उस लोहे के रॉड को हिला पा रहा था। आहान एक स्लिम लड़का था, मगर असल में आहान के अंदर इतनी ताकत थी कि वो अकेला ही 15 से 20 लोगों को मार गिरा सकता था। दूसरी तरफ रतन अपना जोर लगाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। आखिर में तो उसका पूरा चेहरा लाल हो गया और सारी नसें नजर आने लगी। उसी पल आहान के चेहरे पर एक बेरहम सी मुस्कान थी। आहान ने थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल किया और रतन के हाथ से उस लोहे के रॉड को छीन लिया। वो लोहे का रॉड आहान के हाथ में जाते ही ताकतवर रतन का कॉन्फिडेंस मिट्टी में मिल गया। आहान ने उसका हाथ मोड़कर हल्के से जोर से रतन को जमीन पर गिरा दिया। अब रतन पूरी तरह से आहान के कंट्रोल में था। शनाया खुद ऐसा महसूस कर रही थी जैसे किसी एक्शन फिल्म का फाइटिंग सीक्वेंस देख रही थी। शनाया ने आहान की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, आहान के पास ये सारी ट्रिक्स कहाँ से आ गई? क्या उसे इतने अच्छे से मारपीट करना भी आता है? पिछले 3 साल से मैं आहान को एक ऑर्डिनरी लड़का समझ रही थी। भले ही वो बहुत कमजोर नहीं था, मगर आहान बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं लगता। क्या इतने समय से आहान अपने स्किल को मुझसे छिपा रहा था? दूसरी तरफ जमीन पर लेटे हुए रतन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी रीढ़ की हड्डियां एक एक करके अपने आप टूट रही थी। तभी सीमा बुआ जी ने कुछ सोचा और अपने बेटे को आहान से बचाने के लिए शोर मचाने लगी। कोई बचाओ हमें, इस आहान से हमारी जान बचाओ। ये बेरहम इंसान हम पर जुल्म कर रहा है। क्या कोई है? हमारी मदद करो। अब जबकि सीमा बुआ जी का बेटा आहान की बराबरी नहीं कर पा रहा था, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही था। इसलिए सीमा बुआ जी ने बेचारी बनने का नाटक शुरू कर दिया। वैसे भी 20 सड़क पर तो बहुत से लोग होते हैं और इंडिया में लोगों को अगर अच्छा खासा तमाशा देखने मिल रहा था तो वो बिना टिकट का शो बिल्कुल भी मिस नहीं करते, भले ही उनका कोई जरूरी काम क्यों ना हो। मगर दूसरों के मामले में दखल अंदाजी किए बिना उन्हें मजा नहीं आता। और ऐसे ही लोग सीमा बुआ जी की आवाजें सुनकर वहां जमा हो गए और उनके लिए बुरा भी महसूस करने लगे। उन लोगों को देखने के बाद सीमा बुआ जी को और भी ज्यादा जोर आ गया। उन्होंने सभी लोगों से कहा, इस लड़के ने 2 साल पहले हमसे 50,000 रुपए लिए थे और वापस करने का कहकर रफू चक्कर हो गया। तब से मैं और मेरा बेटा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मगर ये कभी नहीं आया। आज जब हम अचानक से इससे मिले तो इसने मेरे बेटे को बहुत मारा। अब बताइए मैं क्या करूं? मैं एक मजबूर माँ, अब क्या करूंगी? सीमा बुआ जी की एक्टिंग टॉप क्लास की थी। हर किसी को उन पर यकीन हो गया और सभी आहान की तरफ देखकर बुरा भला कहने लगे। शनाया अब नर्वस हो गई और उसने कहा, देखिए, ये कुछ भी कहे जा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप सब जाकर अपना अपना काम करिए। यहाँ पर वक्त बर्बाद करने में कोई भी मतलब नहीं है। मगर इस पॉइंट पर शनाया की बात कौन मानने वाला था? रतन जमीन पर लेटा अभी भी दर्द से करहा रहा था और आहान की नई चमचमाती कार सड़क के साइड में खड़ी थी। ऊपर से सीमा बुआ जी की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। कोई भी होता तो सीमा बुआ जी की बताई हुई कहानी पर यकीन करता। अब लोग बातें करने लगे थे। कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? एक तो पैसे ले लिए और वापस करने के बजाय मारपीट कर रहा है। किसी ने कहा, कैसे ही लोगों के पैसे हड़प हड़प कर इस लड़के ने ये महंगी ऑडी खरीदी है। तो किसी तीसरे इंसान ने कहा, और नहीं तो क्या, इन्हें देखकर कोई कह सकता है क्या कि ऐसी घटिया हरकतें करते होंगे? मेहनत से कमाने का छोड़कर ये लोग तो खुला चोरी कर रहे हैं। लोगों की ऐसी बात सुनकर अब शनाया की आंखें नम हो गई। अपनी सफाई पेश करते हुए उसने सबसे कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब मेरी बात तो सुनिए। लेकिन शनाया की बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। हर कोई बस आहान और शनाया को कोस रहा था। उन दोनों को इस तरह इस सब का जिम्मेदार ठहराया जा रहा था मानो शनाया और आहान ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। सीमा बुआ जी की आंखों में इस वक्त एक अजीब सी झलक थी जो शनाया और आहान को आंखों ही आंखों में चुनौती दे रही थी।
शनाया ने जब सीमा बुआ जी की ऐसी नजर को देखा वो बहुत गुस्सा हो गई, लेकिन ऐसे हालात में शनाया के पास चुप रहने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था। तभी आहान ने सीमा बुआ जी की आंखों में आंखें डालकर देखा और उनसे सवाल करते हुए कहा, तो आप कह रही हैं कि आपने 2 साल पहले मुझे 50,000 रुपए उधार दिए थे? आहान ने अपनी ये बात बहुत ही प्लेन अंदाज में कही थी, मगर सीमा बुआ जी ने अपना नाटक जारी रखा और कहा, हाँ, तुमने 2 साल पहले मुझसे कहा था कि तुम अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो और कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर रहा। इसी वजह से तो मैंने अपने बैंक से 50,000 रुपए निकाल कर तुम्हें दिए थे। तब तुम मुझे ये कहकर गए थे कि 1 महीने के अंदर अंदर वापस कर दोगे, और आज 2 साल होने के बाद मेरे हाथ लगे हो, वो भी अचानक। अगर मैंने तुम्हें नहीं पहचाना होता तो तुम फिर से मुझे और मेरे बेटे से पीछा छुड़ाकर भाग जाते। सीमा बुआ जी ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। ये अजीब सा झूठ सुनने के बाद भी आहान खामोश रहा। उसने कुछ सोचा और सीमा बुआ जी से कहा, तो फिर क्या आपके पास कोई लिखी हुई पर्ची या बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है जिस पर हम दोनों के साइंस या फिर ऐसा कुछ हो जो साबित कर सके कि आपने मुझे पैसे उधार दिए थे? आहान ने बहुत ही शांत अंदाज में अपना सवाल किया था, मगर इस सवाल को सुनकर सीमा बुआ जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने फिर अपना दिमाग तेजी से भगाया और बहाना बनाते हुए कहा, क्यों नहीं होगा, मेरे पास सबूत है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझे बीच सड़क में मिल जाओगे। इतने जरूरी कागजात मैं लेकर नहीं घूमती। ये भी एक अच्छा बचाव था, मगर आहान के अगले सवाल के बाद सीमा बुआ जी दंग रह गई। आहान ने उनसे सवाल करते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी अभी आपने कहा कि मैं आपको और आपके बेटे को मारना चाहता हूँ, क्या कोई सबूत है? आहान ये सारे सवाल करके क्या साबित करना चाहता था? शनाया खुद भी कंफ्यूज हो गई, लेकिन सीमा बुआ जी आखिर तक इस खेल को खत्म नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने हामी भरते हुए कहा, हाँ, मैंने सच कहा है। मेरा बेटा जमीन पर लेटा दर्द के मारे रो रहा है, और कुछ लोगों ने देखा होगा कि मेरे रास्ते में होने के बावजूद तुमने अपनी कार नहीं रोकी, उल्टा मेरी जान लेने के इरादे से तेजी से आगे बढ़ गए। सीमा बुआ जी की बात पर भीड़ में से कुछ लोगों ने हामी भी भर दी। हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ था, मैंने देखा। किसी आदमी ने कहा तो दूसरे किसी आदमी ने कहा, मैंने भी देखा। कोई ऐसा करने के बाद मुकर कैसे सकता है? मेरा तो कहना है कि हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए, ताकि ऐसे जानवरों जैसे लोगों को उनके गुनाहों की सजा मिल सके। ये सुनकर एक बार फिर से भीड़ में हल्ला मचने लगा। शनाया फिर से पैनिक करने लगी। पुलिस का नाम सुनकर शनाया घबरा गई थी। भले ही उसने और आहान ने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर हर कोई सीमा बुआ जी के सपोर्ट से ही बात कर रहा था, इसलिए शनाया डरने लगी थी। लेकिन तभी आहान ने जोर से कहा, हाँ प्लीज, कोई पुलिस को कॉल कर ही दो, मुझे भी FIR लिखवानी है। आहान ये क्या कह रहा था? क्या सच में आहान अपने आप को और शनाया को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता था, या फिर सीमा बुआ जी आहान और शनाया को किसी बड़ी मुसीबत में फंसाने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।